फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर वर्जीनिया वुल्फ की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द मार्क ऑन द वॉल। इसे 1915-1917 के बीच में लिखा गया था, लेकिन इसे पब्लिश 1917 में ही किया गया है। ये जो स्टोरी है ये एक मॉडर्निस्ट फिक्शन है। जब ये लिखी गई थी तो मॉडर्निज्म का पीरियड चल रहा था। और फ्रेंड्स, साथ ही ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी गई थी। तो हम कह सकते हैं उस समय की जो इन्वायरमेंट थी, जो जंग का माहौल था, जो लोगों के लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ थी, जो मॉडर्न सोसाइटी ग्रो कर रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था उस समय में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस शॉर्ट स्टोरी को इफ़ेक्ट करती हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में कई तरह की थीम्स को डिस्कस किया गया है, लेकिन दो मेजर थीम्स हैं जो आपको इस स्टोरी में समझने को मिलेंगी। पहली तो है नेचर एंड सिविलाइजेशन, यानी किस तरह से सिविलाइजेशन ग्रो करती चली गई है, नेचर का इसमें क्या रोल रहा है। और दूसरी है वॉर, यानी जंग के कारण कैसा माहौल हो चुका है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। हम जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसे और भी बेहतर समझेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें वर्जीनिया वुल्फ के बारे में तो वो एक इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर थीं। उनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1882 में और उनकी डेथ हुई थी 28 मार्च 1941 में। वो अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो नैरेटिव डिवाइस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं और उनकी फेमस वर्क्स में मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन में बताई गई है। हमें बताया जाता है कि जनवरी का महीना चल रहा है और जो नैरेटर हैं उन्होंने अभी अभी अपनी चाय ख़त्म की है और वो अपनी लिविंग रूम में बैठकर सिगरेट स्मोक कर रही हैं और साथ ही कुछ पढ़ भी रही हैं। पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाती हैं और उनकी नज़र पड़ती है सामने जो फायर प्लेस में आग जल रही है उस पर। वहाँ जो जलते हुए कोयले हैं उन्हें देखकर उन्हें एक आर्मी ऑफ नाइट्स की याद आती है और वो फिर उसके बारे में सोचने लगती हैं कि किस तरह से जो नाइट्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो वॉर में हिस्सा ले रहे हैं, वो जंग का हिस्सा हैं, कितने ब्रेव हैं, ये सब कुछ सोचने लगती है। और फिर अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। तो उससे बाहर निकलने के लिए वो अपनी ध्यान को सामने वाली दीवार पर ले जाती हैं। वहाँ दीवार पर एक मैंटल पीस है और उसके ठीक थोड़े ऊपर एक ब्लैक कलर का मार्क है। अब हमें शुरू में बताया नहीं जाता कि ये आखिर क्या चीज़ है, ये ब्लैक मार्क आखिर क्या है। और यहीं से ये जो नैरेटर हैं उनकी इमेजिनेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। वो एक एक करके सोचती हैं कि आखिर ये मार्क हो क्या सकता है। वो उठकर जाकर चेक नहीं करेंगी कि ये मार्क क्या है, बल्कि यूं ही वो सोचती रहती हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। सबसे पहले वो सोचती हैं कि ज़रूर ही वहाँ पर एक कील लगाई गई होगी और इसी कारण यहाँ पर इस तरह का एक मार्क लग गया होगा। हो सकता है कि इस घर के जो पिछले रहने वाले लोग थे उन्होंने वहाँ पर कोई मिनिएचर पेंटिंग, एक छोटी सी पेंटिंग लगाने की कोशिश की होगी, इसीलिए यहाँ पर ऐसा ब्लैक मार्क है। लेकिन फिर वो सोचती हैं कि नहीं, ये मार्क जो है ये थोड़ा बड़ा है और ये नेल से, किसी कील से नहीं बन सकता है। तो इसलिए ये किसी कील का निशान नहीं है, ये किसी और कारण से हुआ होगा। लेकिन उसी समय राइटर का ध्यान जो है वो इस बात पर चला जाता है कि लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा इनसिक्योर है और जो उनकी सोच है वो भी कितनी इनएक्यूरेट है। कैसे उन्होंने इस तरह की बात को सोच लिया कि वहाँ पर एक पेंटिंग टांगने के लिए कील लगाई गई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो निशान है इसका रीज़न कुछ और रहा होगा। साथ ही वो सोचने लगती हैं कि अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें खोई हैं और उनमें क्या क्या शामिल हैं। तो कुछ बुक बाइंडिंग के लिए जो क्लिप्स होती हैं वो, कुछ चिड़ियों के पिंजरे, एक हैंड ऑर्गन यानी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो उन्होंने खो दिया है और ना जाने कितनी ज्वेल्स जो हैं वो भी उन्होंने खो दिए हैं। कितनी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है उनकी लाइफ और कैसे वो इस तरह की ज़िंदगी जी रही हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी सामान कहाँ खो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि उनकी लाइफ जो है बहुत वेस्टफुल है और बहुत ही ज़्यादा अजीब नेचर की वो ज़िंदगी जी रही हैं। इस तरह की बातें वो सोचती सोचती दोबारा से उनका ध्यान जो है वो उस मार्क पर, उस निशान पर जाता है।
अब इस बार सोचती हैं राइटर कि शायद ये किसी रोज़ की लीफ है। एक रोज़ का पत्ता जो है वो ज़रूर ही उड़ता हुआ आया और वहाँ उस दीवार पर चिपक गया। इससे ये साइज़ है जो वो थोड़ा मैच करता है। अब ये बात वो सोच ही रही होती हैं कि उनकी नज़र पड़ती है इस मार्क के नीचे जो मेंटल पीस है उस पर बहुत ही ज़्यादा धूल गिरी हुई है। और अब उस धूल को देखकर वो सोचती हैं कि ऐसी ही धूल में जो ट्रॉय शहर था वो भी यूं ही दब गया था। फ्रेंड्स, ट्रॉय शहर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी बहुत फेमस है। हेलेन के कारण ट्रोजन वॉर्स हुआ था, जिसमें जो ट्रॉय शहर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पर नैरेटर सोचती हैं कि जैसी धूल मेरी मेंटल पीस पर है, ऐसी ही धूल में दब कर ये ट्रॉय शहर बर्बाद हो गया था। और फिर खुद के बारे में सोचती हैं कि मैं कितनी पुअर हाउसकीपर हूँ, मैं अपने घर को साफ़ तक नहीं रख पाती हूँ, इतना गंदा मेरा घर है, कैसे, ये कितनी गलत बात है। और फिर यहाँ पर सोचने लगती हैं कि क्या ये सिर्फ मेरा काम है, क्या ये मेरा रोल है, क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ, एक फ़ीमेल हूँ, तो क्या ये साफ़ सफाई का काम जो है ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। उसी समय थोड़ी हवा चलती है और खिड़की के बाहर जो पेड़ है वो खिड़की पर हल्का हल्का टकराने लगता है। जो टैपिंग साउंड है वो सुनाई देने लगती है। और फिर नैरेटर एक बार फिर से सोचने लगती हैं कि ऐसी ही सराउंडिंग में इस तरह से शांत कमरा होगा, बाहर हवाएं चल रही होंगी, पेड़ों की आवाज़ें हो रही होंगी। इसी में आग के सामने बैठकर जो विलियम शेक्सपियर थे वो बिल्कुल मेरी ही तरह बैठे हुए होंगे और तब वो बैठकर अपनी पोएम्स और ड्रामास को लिखते होंगे। यहाँ पर नैरेटर सोचती हैं कि काश उनकी भी लाइफ वैसी होती, उन्हें कोई इंटरप्ट नहीं करता, वो भी यूँ बैठी रहती और आराम से अपने मन में उन्हें जो भी आता, जो पढ़ने का उन्हें मन करता, लिखने का मन करता, वो बस यही करते रहती। इस तरह से वो शेक्सपियर के बारे में सोच रही हैं और अब इसको भी सोचते सोचते वो थोड़ी बोर हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि मुझे कुछ अच्छा सोचना चाहिए। मैं इस तरह की बातें आखिर क्यों सोच रही हूँ जो मुझे डिप्रेस कर रही हैं। मुझे कुछ ऐसी बातें सोचनी चाहिए जो मेरे लिए अच्छी हों, जो मुझे खुशियों से भर दें। अब नैरेटर सोचती हैं कि हर एक इंसान जो है उसके मन में अपनी खुद की एक सेल्फ इमेज होती है, यानी हम अपने बारे में एक इमेज रखते हैं कि हम खुद कैसे हैं। हर जो इंसान है वो अपने मन में खुद को ड्रेसअप करता है और अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं खुद कैसा हूँ। वो दुनिया की नज़रों से खुद को नहीं देखता है बल्कि अपनी नज़रों से खुद को देखता है। और ये जो इंटरनल मिरर है हमारे मन में, राइटर कहती हैं कि समय के साथ पता नहीं वो कहाँ गायब होता जा रहा है। ये जो लोग हैं ये अपने आप को देखना इन्होंने बंद कर दिया है। अपनी नज़र से ये अब खुद को देखते ही नहीं हैं, बल्कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, वो हमें जिस तरह देखते हैं, हमें जज करते हैं, हम खुद को भी वैसे ही देखते हैं और वैसे ही खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। वो कहती हैं कि ये सही नहीं है, ये जो हमारी लाइफ में इस तरह की चेंजेस आ रही हैं ये सही नहीं है, हमें इसे रोकना होगा, इसे अपने आप को बदलने से रोकना होगा। साथ ही वो आगे सोचती हैं कि किस तरह जनरेशन्स बीतती चली जा रही हैं। समय बीत रहा है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है और हर एक जनरेशन की अपनी अलग हैबिट होती है। हर एक जनरेशन में क्या होती है, लोगों की आदतें चेंज होती हैं, उनकी सोच बदलती है और उनका जो जीने का तरीका है वो भी बदलता है। तो यहाँ पर राइटर सोच में पड़ गई हैं कि जो आज़ादी हमें मिली हुई है, क्या ये आज़ादी जो है वो सच्ची और सही आज़ादी है? अगर समय के साथ इस तरह से चेंजेस आते जा रहे हैं तो फिर क्या ये आज़ादी जो है वो सच्ची है और क्या हम इसे एक परफेक्शन मान सकते हैं? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें बदल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं थी, इसीलिए वो समय के साथ बदल रही हैं और हम भी उन्हीं चीज़ों में शामिल होते हैं। जो इंसान हैं वो भी इसी तरह सभी चीज़ों की तरह समय के साथ जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं रीडर्स को भी यहाँ राइटर जो हैं वो सोच में डाल देती हैं कि उनकी बात जो है वो किस हद तक सही है। आगे जो नैरेटर हैं वो नोटिस करती हैं कि इस पूरे दीवार पर ये जो मार्क है ये कह सकते हैं एक तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी तुरंत ही आपका ध्यान जो है वो उस दीवार पर जा रहा है। इतनी बड़ी दीवार है लेकिन आप पूरी दीवार को नोटिस ना करके क्या नोटिस करते हैं, तो उस पर उस छोटे से निशान को, जो कि दीवार के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और इससे जो राइटर हैं वो सोचती हैं कि किस तरह से लोग जो होते हैं वो पूरी पिक्चर पर ना ध्यान देकर क्या करते हैं, एक छोटी पॉइंट पे नोटिस करते हैं।
लाइफ की कहानी भी कुछ ऐसी है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को नहीं देखते हैं, बल्कि एक कोई पॉइंट होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और हमारी पूरी ज़िंदगी हम उसी पर ध्यान देते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। राइटर के लिए भी ये सही नहीं है कि वो पूरी दीवार को छोड़कर सिर्फ उस एक मार्क पर अपना ध्यान लगाए बैठी हैं, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करती हैं कि ये जो मार्क है ये इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, इन्हें इंचैंट कर रहा है, अपने वश में कर रहा है, और इसीलिए ये चाह कर भी किसी और चीज़ पर इस दीवार में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है ये टाइम से रिलेटेड है। समय जिस तरह से बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस समय से ही रिलेटेड हैं। राइटर सोचती हैं कि कैसे जो पुराने लोग होते हैं, जो खोजी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पुराने ज़माने के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे रहा करते थे, क्या वो कैंप्स में रहा करते थे और उनकी कब्रें कैसी होती थी। क्यों? ताकि वो उनसे खुद को कंपेयर कर सकें और अपने बीच में एक रिलेशन जो कह सकते हैं वो सेटल कर सकें। ये सब कुछ क्या है? ये सब टाइम के कारण है। टाइम ने ही लोगों को यूँ बांध कर रखा है कि लोग जो हैं वो एक कनेक्शन ढूंढते हैं और जो ब्रोकन फ्रैगमेंट्स उन्हें मिलते हैं वो उनसे आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब आखिरकार जो राइटर हैं वो कहती हैं कि यहाँ बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, मुझे खड़े होना चाहिए, उस मार्ग के पास जाना चाहिए, और तभी मैं समझ पाऊँगी कि आखिर ये मार्ग क्या है। आखिर इस मार्ग को जो मैं दूर से देख रही हूँ, ना जाने क्या कुछ इमेजिन कर रही हूँ, आखिर ये मार्ग है तो क्या है। वो कहती हैं कि ये जो मार्क है ये मुझे एक नॉलेज की तरह लग रहा है, यानी जो एब्सोल्यूट नॉलेज, जो ज्ञान हम कहते हैं, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है जो हमें लर्नेड मेन से मिलता है, योगी ऋषियों से मिलता है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे ये ज्ञान, क्योंकि इसमें एक तरह की अट्रैक्शन है, एक तरह की पॉजिटिविटी है, इसने मुझे बांध कर रख लिया है। और वो बताती हैं कि किस तरह हमारी ये जो दुनिया है इसमें भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, ज्ञान से भरपूर हैं, और ये लोगों को इसी तरह से अट्रैक्ट करते हैं। इनके बिना ये जो वर्ल्ड होगी ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इन लोगों की बहुत ज़रूरत है। ये जो स्पेशलिस्ट पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ये भी हमारी इस दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब स्टोरी की एंड लगभग करीब आ जाती है और हमें एक दूसरी वॉइस सुनाई देती है। ये वॉइस किसकी है ये तो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन ये जो दूसरी आवाज़ है ये नैरेटर से बात कर रही है, और हमें तभी पता चलता है कि नैरेटर जो है वो इस रूम में अकेली नहीं है। ये जो दूसरी आवाज़ है ये कहती है कि वो एक न्यूज़पेपर ख़रीदना चाहती है, और साथ ही जो जंग चल रही है उसके बारे में बात करती है कि कैसे ये जंग जो है इसने पूरा माहौल बिगाड़ कर रखा हुआ है, कैसे ये लोगों को परेशान कर रही है। और फिर इस वॉइस, ये जो आवाज़ है, इसका भी ध्यान जाता है उस दीवार पर, और कह सकते हैं एक तरह से परेशान होकर घृणा के साथ ये जो वॉइस है ये कहती है कि दीवार पर भी देखो एक स्नेल चल रहा है। यानी जिस मार्क को तब से राइटर देखे जा रही हैं, जिसे ना जाने इन्होंने नेल या फिर कह सकते हैं रोज़ लीफ, ना जाने क्या कुछ समझ लिया, ये आखिर में क्या, एक स्नेल, एक घोंघा जिसे कहते हैं, वो निकला। और आखिर में जाकर नैरेटर भी हैं जो हैं वो भी ये बात समझ जाती हैं कि जिसे वो इतनी देर से एक मार्क, एक धब्बा समझ रही थी, वो आखिरकार क्या है, वो एक स्नेल है। और बाकी की जितनी भी बात उस वॉइस, उस आवाज़ ने कही कि उसे जंग से परेशानी है, उसे पेपर ख़रीदना है, इन सारी बातों को नैरेटर जो हैं वो इग्नोर कर देती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। सिंपली इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे जो माहौल चल रहा है, जंग का माहौल जिसने चारों तरफ अफरा तफरी फैलाई हुई है, ये क्या कर रही है, ये लोगों की सोच को भी परेशान कर रही है। और इसलिए लोग जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में भी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वर्जीनिया वुल्फ की शॉर्ट स्टोरी द मार्क ऑन द वॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।